हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से चैनल जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे एपिसोड नंबर 6, जिसमें आज हम लोग देखेंगे ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो आप अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे ऊर्जा के स्रोत के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा के उत्तम स्रोत क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जिसके अगले ऑब्जेक्टिव्स ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, और फिर बात करने वाले हैं हम लोग आगे बात करेंगे पर्यावरण विषयक सरोकर के बारे में, और कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकता है इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो बने रहें, शुरू से अंत तक बने रहें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखें और आप लोगों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा पहला खूबसूरत सा टॉपिक, जिसका नाम है ऊर्जा के उच्चतम स्रोत के बारे में। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, जल्दी से बताएं। इसका 4 ऑप्शन है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, बायोमास। क्या होगा इसका? बिल्कुल सही जवाब इसका होगा बायोमास हो जाएगा। यानी बायोमास क्यों होगा? बायोमास इसलिए होगा क्योंकि इससे जो है प्रदूषण कम होते हैं। कोयला से प्रदूषण ज़्यादा होता है, लकड़ी से भी प्रदूषण जलाने के बाद क्या होते हैं, इसमें बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। पेट्रोल से भी ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो इसीलिए ये ऊर्जा का अच्छा स्रोत माना जाता है बायोमास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भोजन से हमें मिलती है, भोजन से हमें मिलती है, जल्दी बताएं क्या होगा? जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा स्रोत, शारीरिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा स्रोत, या ए और बी दोनों? क्या होनी चाहिए, जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन। बिल्कुल सही। तो भोजन हम क्यों करते हैं? सी ऑप्शन, जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा स्रोत के लिए, शारीरिक कार्यों के ऊर्जा स्रोत के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वाहनों से ईंधन के रूप में आवश्यक है, वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताएं जरा सा? पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ए और बी दोनों? क्या हो गए इनमें से, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। वाहनों में हम लोग क्या करते हैं? पेट्रोल का भी यूज़ करते हैं, और किसका प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक गैस का भी प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीजल का उपयोग होता है, बताएं जल्दी से। डीजल का उपयोग आप किस में करोगे? डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, क्या करोगे जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादन में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, जल्दी से बताएं। कोयला है, लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा, जल्दी से बताएं इसमें से। बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे हमारा प्राकृतिक गैस, जो कि स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होता है। क्योंकि कोयला जलाने से क्या होगा? धुआं होगा, पॉल्यूशन होगी, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो लकड़ी जलाने से भी क्या होता है? धुआं होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा बहुत मात्रा में निकलती है, जिसके कारण क्या होगा? पॉल्यूशन हो जाएगा। और हमारे इसमें क्या होगा? पर्यावरण में प्रभाव क्या होंगे? लकड़ी किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं, इसलिए पौधों में क्या हो जाएगा? पौधे नष्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम होने लगेगा, जिससे क्या होगा? पृथ्वी का तापमान क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया था, जल्दी बताएं। क्या होगा इनमें से, क्या होगा इनमें से, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, पेशी ऊर्जा होगा। तो हमारे द्वारा लगाया गया जो ऊर्जा होगा वो पेशी ऊर्जा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक से होगा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? बताएं किस दिन आप नहीं कर सकते हो, किस दिन आप नहीं करोगे, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे क्या? बादलों वाले दिनों में, बादलों वाले। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए फिर दूसरा अगला सवाल है हमारा कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? जल्दी से बताएं किस दिन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही, अगर बादलों वाले दिनों में होंगे तो हम लोग उस दिन का उपयोग, उस दिन हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं? सौर जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन से नहीं है, जल्दी से बताएं, चारों ऑप्शन में से बताएं कौन से नहीं होंगे।
बिल्कुल सही, ये नाभिक ऊर्जा नहीं होंगे। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा होगा, लेकिन कौन से उत्पन्न नहीं होंगे, तो वो नाभिक ऊर्जा नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर बना होता है? किस धातु से सोलर बनता है, जल्दी से बताएं। किस धातु से सोलर बनेगा? जस्ता से, सोना से, प्लेटिनम से, सिलिकॉन से। तो बिल्कुल सही, ये बनेगा सिलिकॉन से हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, इस ऊष्मा को क्या कहते हैं? बताइए, प्रारंभ में जो ऊष्मा देनी पड़ती है उस ऊष्मा को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा निवेश की ऊर्जा। जो प्रारंभ में ऊर्जा दी जाती है उसको निवेश ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस के मुख्य अवयव क्या है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा CH4 यानी मीथेन, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन, जिसे हम लोग CH4 कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? बताएं जल्दी से, पवन का कितना न्यूनतम वेग? आपने पवन चक्की देखा होगा। ये पवन चक्कियों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। तो डेनमार्क क्या होता है? जो कि जहाँ पर पवनों की चक्कियों का देश कहा जाता है। यहाँ क्या होते हैं? पवन चक्की का इस्तेमाल होता है। तो कितने हवा रहने चाहिए जो कि पवन चक्की घूमेगा? तो जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की जहां हवा की चाल रहती है वहां पर पवन चक्कियों का इस्तेमाल होता है। और इसका विशेष तौर पर इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे विद्युत का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा है? जल्दी से बताएं, कौन सा उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग से? चलिए मैं आपको हिंट्स देता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग होने से क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो बताएं कौन से गैस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा? बिल्कुल सही, ये होगा CO2 के चलते। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 मेगावोल्ट के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? 1 मेगावाट अगर चाहिए तो पवन फॉर्म के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? बोलिए जल्दी से, कितनी भूमि की आवश्यकता होगी? ये हो जाएगी हमारा 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, तभी हमें 1 मेगावाट जो है जनित्र से फॉर्म से क्या हमें बिजली प्राप्त होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? बताएं जल्दी से, कौन सा वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कि वैश्विक ऊष्मन के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्तरदायी होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये होगा स्थितिज ऊर्जा। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो डैम के जो निर्माण होते हैं, दरअसल उनसी जल विद्युत से जो है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े टरबाइन लगाए जाते हैं जो कि पानी में मौजूद जो जमा पानी डैम में रहता है उसमें मौजूद जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? विद्युत ऊर्जा के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा लेके और चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में है, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? जीवाश्मी ईंधन, जो जीवाश्मी ईंधन होते हैं वो ऊर्जा का कैसा स्रोत हो सकता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? और नवीकरणीय होगा या नवीकरणीय होगा या दोनों प्रकार के स्रोत होगा या सभी कथन सत्य हैं? बोलिए कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ये होगा और नवीकरणीय स्रोत होगा। देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होगा? जैसे कोयला है, ये क्या है? तो जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन क्या होता है? ये खत्म होने वाला ईंधन रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, यानी इसे फिर दोबारा बनाया तैयार नहीं किया जा सकता है। और ऐसा ईंधन जो कभी खत्म नहीं होता है, प्रकृति में प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, जीवाश्मी ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त नहीं होती है? कौन सी गैस मुक्त नहीं होगी? जल्दी से बताएं कौन सी गैस मुक्त नहीं होगी? बिल्कुल सही, ये हो जाएगी ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग? बड़ा करते हैं इसे थोड़ा सा। ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा, हाँ ये अब आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की ओर चढ़ते हैं। डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत, अभी बताया था हमने कि डेनमार्क में पवन चक्कियों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। बताएं कुल ऊर्जा का खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्कियों से प्राप्त होता है? बताएं जल्दी से, कितने प्रतिशत प्राप्त होते हैं?
बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे 25% प्राप्त होता है। कितना प्रतिशत? 25% प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? अभी बताए थे हमने, पहले ही बता चुके थे, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसमें? जी हाँ, पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होती है। कितने प्रतिशत मीथेन होती है? 65%, 70%, 75%, 80%। बताया जल्दी से, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये होगा 75%। अगला क्वेश्चन, जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लेरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग होता है। बताएं जल्दी से, जैव गैस संयंत्र में जो बची हुई, आपने देखा होगा कि गोबर गैस में आप लोगों ने देखा होगा कि गोबर को क्या किया जाता है? एक बंद टंकी में बंद कर दिया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया के कारण क्या होते हैं? उसमें मीथेन गैस उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो शेष बची हुई चीज़ों को किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे? तो बताएं जल्दी से, किसके रूप में इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही, इसका उपयोग हम लोग करेंगे किसके रूप में? खाद के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ईंधन के रूप में उपलों का व्यवहार किया जाता है, तो उपला किसे कहते हैं? जल्दी से बताएं, जिसे हम लोग गोइबर का गोईठा भी कहते हैं। ठीक है, उपलों का व्यवहार किया जाता है, जो एक जैव मात्रा है के जलने पर क्या होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? जैव मात्रा के जलने पर क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही, काफी धुआं निकलता है जो प्रदूषण युक्त है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 24। चलिए 24 क्वेश्चन है, चारकोल बिना ज्वाला के जलता है तथा इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता है। बताएं जल्दी से, क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, सामान्य होगी, क्या होगी? जल्दी से बताएं क्या होगी? बिल्कुल सही जवाब है इसका। क्या हो जाएगा इसका जवाब? जल्दी से बोलें। अधिक होती है, यानी ये हो जाएंगे हमारा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापन क्षमता क्या होती है? जल्दी से बताएं, इसकी तापन क्षमता क्या होगी? बिल्कुल सही, ये उच्च होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पवन चक्की की घूर्णी गति से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, इससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? जल्दी से बताएं, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? बिल्कुल सही, ये जीवाश्म ईंधन से होता है। अगला क्वेश्चन, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? जल्दी से बताएं क्या करेंगे? बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे हमारा क्या? विद्युत ऊर्जा का रूप में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? वास्तविक स्रोत क्या है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का? बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आप बने रहे हमारे चैनल के साथ, आपको और भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स मिलते रहेंगे। और ज़रूर कमेंट्स करें कि आपको किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। और जल्द ही हमारा एक ऐप भी लॉन्च होने वाला है, वेबसाइट भी लॉन्च होने वाला है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स के PDF मिल जाएंगे और तरह तरह की उसमें कंटेंट मिल जाएंगे आपको। तो जल्द ही आने वाला है, इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने का प्रयोग से क्या होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल सही, ये होगा पर्यावरण प्रदूषित होता है। अगला क्वेश्चन, तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाले संयंत्र को कहा जाता है। बताएं क्या कहा जाएगा तेज प्रवाह में? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? बताएं जल्दी से, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है? बिल्कुल सही, ये नवीकरणीय होगा। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह कितना विद्युत उत्पादन करता है? बताएं जल्दी से, तमिलनाडु में है ये, क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 380 मेगावाट। अगला क्वेश्चन, पवन को गतिशील करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? क्या होना चाहिए पवन को गतिशील करने के लिए? सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी के भूवर्तीय क्षेत्रों तथा ध्रुवीय क्षेत्रों को असमान रूप से गर्म करना, या अगला पृथ्वी का घूर्णन, या स्थानीय परिस्थितियां। जल्दी से बताएं क्या होगा इनमें से? बिल्कुल सही, ये उपरोक्त सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 35। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मीय ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? बताएं जल्दी से,
उष्मीय ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होगी? बिल्कुल सही, ये विद्युत ऊर्जा में होगी। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। जल्दी से बताएं क्या होगी, क्या परिवर्तित करेंगे? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में कुल ऊर्जा के मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से प्राप्त होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, ये चौथाई भाग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, बांध के निर्माण में जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूबकर अवायवीय परिस्थितियों में सड़कर मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो क्या है? जल्दी से बताएं क्या होगा? मीथेन गैस क्या होते हैं? बिल्कुल सही, मीथेन गैस के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? इन सभी जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत टॉपिक है हमारा। धूप में रखे और सौर सेल से कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? धूप में रखे जो सौर सेल होते हैं उससे कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? बिल्कुल सही, ये 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएं कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो आपको दर्पण पढ़ाए हैं हम। अगर आपने ये दर्पण को मिस कर दिया तो बहुत अच्छे तरीके से हमने दर्पण को बताया है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब भी बताए हैं। तो आप जरूर से जरूर जाकर एपिसोड 1 में जरूर जाकर देखें। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? बिल्कुल सही, अवतल दर्पण के बारे में। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है, जिसे कहा जाता है? बोले जल्दी से, क्या कहा जाएगा जिसे? बिल्कुल सही, इसको कहेंगे सौर ऊष्मांक। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये सभी को प्रभावित करेगी। अगला क्वेश्चन, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? किस प्रभाव का उपयोग होगा सौर कुकर में? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताया जल्दी से। बिल्कुल सही, ये नाभिक के संलयन का होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा है बताइए जल्दी से, कौन सा उत्पन्न नहीं है? बिल्कुल सही, ये नाभिक की ऊर्जा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल्दी से बताएं, सौर ऊर्जा को किस में बदलेगा? बिल्कुल सही, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? किसे माना जाएगा अनंत स्रोत? किसे माना जाएगा अनंत स्रोत? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा सूर्य। ठीक है, अनंत स्रोत मतलब क्या? ऐसा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, इसलिए अनंत स्रोत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाभिक ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है नाभिक ऊर्जा जिससे हम लोग प्राप्त करेंगे? बिल्कुल सही, ये होगा यूरेनियम। देखिए यूरेनियम जो है भारी नाभिक वाले तत्व माने जाते हैं और इसी के विखंडन से हमें नाभिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर पैनलों का उपयोग होता है, किसके रूप में उपयोग होता है? साधारण ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में के लिए, कोई ऊर्जा प्राप्त के लिए नहीं। क्या ऐसा है? नीचे वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो बिल्कुल सही, ये हो जाएगा मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में। अगला क्वेश्चन, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है? सौर स्थिरांक का मान कितना होता है? लगभग 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 52 में क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग के पेंटेड होते हैं? सोलर कुकर में जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, इसके अंदर में जितने भी होंगे वो सारे के सारे काले होते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित कर सके। ठीक है, क्योंकि काले रंग क्या करते हैं? ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, यानी सोखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है, क्या है? बताएं जल्दी से, बताएं जल्दी से, महासागरों में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ये तीनों के तीनों ऑप्शन होंगे, यानी कि सॉरी ये आपको ये वाला क्वेश्चन, यहाँ तीनों के तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, सागरीय ताप ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध होती है? प्रकाश ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, या सी दोनों होगा इनमें से, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा दोनों, यानी कि मतलब प्रकाश ऊर्जा भी होगा और उसमें ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन, 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्स नुमा स्वर कुकर के अंदर का ताप पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है अंदर का ताप? जल्दी से बताएं कितना पहुंचेगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को कहते हैं। लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं क्या कहेंगे इसे। बिल्कुल सही, ये कहलाएगा अवरक्त वर्ण कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैंगनी वर्ण से कम के विकिरणों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बैंगनी वर्ण से कम विकिरणों को क्या कहते हैं? अवरक्त वर्ण कहते हैं, नीला वर्ण कहते हैं, पारा बैंगनी। बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे हमारा पारा बैंगनी को कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 58। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत चुंबक की तरंग जिनका तरंगदैर्घ्य पारा बैंगनी वर्ण से भी कम है वह क्या है? जल्दी से बताएं क्या होंगे? एक्स किरणें, गामा किरणें, या दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, ये दोनों ही होंगे, एक्स किरणें और गामा किरणें दोनों ही होंगे। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित रहता है? कौन सी विकिरण उपस्थित रहेंगे? पारा बैंगनी, अवरक्त विकिरणें, एक्स किरणें, या गामा किरणें? जल्दी से बताएं क्या होगा। ये हो जाएंगे हमारा अवरक्त विकिरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल उष्मक और सौर जल पंप में होता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी ये व्यवस्था? जल्दी से बताएं क्या कहलाएगी। बिल्कुल सही, ये कहलाएगी सौर पैनल कहलाती है। ठीक है, किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे? जल्दी से बोले। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा नाभिक विखंडन। ध्यान रखें कि कोई भारी नाभिक को कोई मतलब कि नाभिक को न्यूट्रॉन से अगर बमबारी करेंगे तो उससे हमें नाभिक के विखंडन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 63 है, नाभिक के विखंडन में क्या होता है? परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है, प्रोटॉन 2 भागों में टूटता है, न्यूट्रॉन 2 भागों में टूटता है, या इलेक्ट्रॉन 2 भागों में टूटता है? जल्दी से बताएं क्या होगा। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है। तो नाभिक के विखंडन में हम लोगों ने क्या देखा कि भारी नाभिक वाले जो तत्व होते हैं उसको क्या न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग नाभिक के विखंडन कहते हैं। जिसमें क्या होता है, परमाणु नाभिक 2 भागों में क्या होता है, टूट जाता है। अगला क्वेश्चन, तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन के दहन द्वारा क्या होता है? ईंधन के दहन द्वारा प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जाती है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल सही, ये होगा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिकृत देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाभिक विद्युत संयंत्रों से पूर्ति करता है? जल्दी से बताएं क्या होगा। कितना करता है? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये होगा 30%। अगला क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत संयंत्र निम्न में से किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं? बताएं जल्दी से, कहाँ पर काम कर रहे हैं, किस देश में काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही, ये हो जाएंगे न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किसी क्षेत्र में प्रतिदिन प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का औसतन कितना परिमाण प्राप्त है? कितना परिमाण प्राप्त है? जल्दी से बताएं कितना परिमाण प्राप्त है। बिल्कुल सही, ये है 4 से 7 किलोवाट आवर प्रति मीटर का स्क्वायर। बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है, किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण होता है? कितना होता है नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण? जल्दी से बताएं। ये हो जाता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन, मानव निर्मित उपग्रह तथा अन्वेषक युक्तियों मार्स ऑर्बिटरों में
प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा। बिल्कुल सही, ये किया जाता है सौर सेलों का। तो जितने भी ग्रह के चारों ओर अगर हम लोग कोई ऑर्बिट भेजते हैं, मतलब उसके ऑर्बिट में कोई यंत्र भेजते हैं, रॉकेट का प्रक्षेपण किया जाता है उसके अवलोकन के लिए, तो उसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा ही होती है। चलिए, यानी कि सौर सेल का प्रयोग किया जाता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? जल्दी से बताएं क्या उपयोग में लाया जाएगा सुदूर क्षेत्र में, कौन सा प्रयोग करेंगे? बिल्कुल सही, ये करेंगे सौर सेल पैनल का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नलों अथवा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा, किस सेल का उपयोग होता है? बिल्कुल सही, ये होगा सौर सेल का उपयोग। अगला क्वेश्चन, नाभिक ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा दीर्घकालिक है जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है, जो है किससे भिन्न है ये? जल्दी से बताएं किससे भिन्न है? बिल्कुल सही, ये सौर ऊर्जा से भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सूर्य की निर्गत ऊर्जा का कितना प्रतिशत पृथ्वी को मिलता है? कितना प्रतिशत मिलेगा जल्दी से बताएं चारों में से? बिल्कुल सही, ये होगा सी नंबर, यानी 0.000000045,792%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 74। सूर्य से प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? किन किरणों से ऊर्जा मिलेगी जल्दी से बताएं? पाराबैंगनी से, गामा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी से बताएं? बिल्कुल सही, ये दोनों से ही प्राप्त होगी, यानी पाराबैंगनी और गामा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त जो है किन किरणों से, तो पाराबैंगनी और गामा दोनों ही। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है जल्दी से बताएं? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ये चीज़ आप देखेंगे, मानव नेत्र में भी पढ़ाए हुए हैं, वहाँ प्रिज्म में भी होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लें उसको, अगर वो वीडियो ना देखें तो एक बार उसको देख लें, आपको उसमें भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। चलिए देख लीजिएगा। चलिए सी नंबर में हो जाएगा इसका, यानी 400 nm से नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच। अगला क्वेश्चन, हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करेगा जल्दी से बताएं कितना होगा? तो बिल्कुल सही, 5000 ट्रिलियन किलोवाट आवर करता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण विषयक सरोकार से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? किसका उपयोग नहीं करेंगे खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में? जल्दी से बताएं क्या होगा? बिल्कुल सही, CNG का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, CNG का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताएं क्या होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस होगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा, बायोगैस CH4 होगा, क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस होगा, जिसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो है बहुत ही कम सा सवाल बच गया है, जो हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन है कि ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, बताएं जल्दी से, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन से होंगे? ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कौन से होंगे जल्दी से बताएं क्या होंगे? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा कोयला। बी नंबर का हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाएगा क्या? कोयला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोयला हो जाएगा, यानी ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कोयला होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं होगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत? जल्दी से बताएं। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारा क्या? बायोगैस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बायोगैस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग का यहाँ तक हमने कुल 80 क्वेश्चन को कवर किया है, जिसमें आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने आपको अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया। और आप लोग इसी तरह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इट्स ओके।